हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते एवरीबॉडी। हम पढ़ रहे थे प्रीपोजिशन ऑफ मेंटल एटीट्यूड। तो जब हमने मेंटल एटीट्यूड की बात करी तो मानसिक स्थिति को बताने वाले प्रीपोजिशंस के बारे में हम बात करेंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं विद की। तो हमें बात करनी है विद की। तो विद एक ऐसा प्रीपोजिशन है। विद का यूज कैसे करते हैं? तो ध्यान रखना है कि किसी वस्तु को या किसी साधन को जब हाथ में लेकर के हम काम करते हैं तो उस साधन के साथ, उस वस्तु के साथ, उस ऑब्जेक्ट के साथ हम विद लगाते हैं। कैसे लगाते हैं? जैसे कहें वी राइट, अब आपको दे दिया ए पेन। अब पेन जो है हमारे हाथ में होता है, उससे लिखते हैं। तो यहां पर जो प्रीपोजिशन आएगा वो विद आएगा, क्योंकि पेन हम हाथ में लेकर के लिखते हैं। वी राइट विद अ पेन। जैसे वी हियर आवर ईयर्स। अब ईयर्स हमारे पास में होते हैं, जुड़े हुए हैं, इसलिए हम क्या करेंगे? विद ईयर्स। हम कान से सुनते हैं। तो जरूरी नहीं है कि विद का अर्थ साथ ही हो, विद का अर्थ से भी होता है। कान से सुनते हैं, पेन से लिखते हैं। और ऐसे ही देखिए, ही फेस्ड द सिलेक्शन बोर्ड विद कॉन्फिडेंस। ही फेस्ड द सिलेक्शन बोर्ड विद कॉन्फिडेंस। उसने कॉन्फिडेंस से सिलेक्शन बोर्ड का सामना किया। तो ये जो विद वर्ड है, ठीक है ना, कॉन्फिडेंस के साथ उसने सामना किया। तो विद जो वर्ड आया वो से, कॉन्फिडेंस से, विश्वास के साथ सिलेक्शन बोर्ड का सामना किया। तो विद का प्रयोग हुआ यहां से के अर्थ में, जरूरी नहीं कि साथ ही हो। जैसे कहें द बेगर वॉज शिवरिंग विद कोल्ड, यानी शिवर के साथ, जो शिवर का मतलब होता है ठंड से कांपना, बेगर का मतलब होता है भिखारी, भिखारी ठंड से कांप रहा था। तो इसलिए विद का प्रयोग यहां से का अर्थ होता है शिवर के साथ विद लगाते हैं, शिवरिंग विद कोल्ड, भिखारी ठंड से कांप रहा था। ठीक है ना। ऐसे ही कोलाइड के साथ भी विद लगाते हैं। कैसे लगाते हैं? द बॉय कोलाइडेड विद। अब द बॉय कोलाइडेड विद द स्ट्रीट कार, यानी राह चलती जो कार है उससे लड़का टकरा गया। तो इसलिए ये भी ध्यान रखना है कि कोलाइडेड विद कार, कोलाइड के साथ विद का यूज करते हैं। तो इस तरीके से अपने विद का प्रयोग से के अर्थ में भी करते हैं, और किसी साधन से कोई काम करते हैं तो अपने इस विद का यूज करते हैं। और भी हम पढ़ेंगे जब हम फिक्स प्रीपोजिशन की बात करते हैं तो एग्री विद लगाते हैं, एग्री टू लगाते हैं। एग्री विद मतलब किसी प्रपोजल से सहमत हो तो एग्री विद लगाते हैं। और जब किसी व्यक्ति से सहमत हैं आप तो एग्री टू लगाते हैं। तो ये बातें हम बाद में करेंगे, लेकिन अब अपने मोटा मोटा इसका यूज पढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं विद की ही। विद जब पार्ट के साथ लग जाता है, पार्ट विद। पार्ट विद का मतलब होता है किसी व्यक्ति से आप अलग हो रहे हो तो अपने कहते हैं पार्ट विद। जैसे वी डोंट लाइक टू पार्ट विद आवर फ्रेंड्स। हम अपने फ्रेंड्स से अलग नहीं होना चाहते। तो ये पार्ट विद जो है इसका मतलब होता है किसी से विदा लेना, किसी से जुदा होना। तो ये पार्ट विद का यूज किया जाता है। ऐसे ही नन वुड पार्ट विद हिज वैल्यूएबल। नन वुड पार्ट विद हिज वैल्यूएबल्स, यानी कोई भी आदमी अपनी कीमती सामान से अलग नहीं होना चाहता। तो पार्ट विद का प्रयोग किया कि नहीं? तो यहां पार्ट विद लगा दिया। कोई भी आदमी अपने कीमती सामान से अलग नहीं होना चाहता तो ये पार्ट विद का प्रयोग अपने कर दिया। अच्छा, इसी तरीके में हमें किसी के साथ या किसी की संगति की अपने बात करें तो भी अपने विद का यूज करते हैं। कैसे करते हैं विद का यूज? तो जैसे हम बुरे लड़कों की संगत में हमारे बच्चों को हम अलाउ नहीं करते हैं, तो हम इसको कैसे कहते हैं? तो वी शुड नॉट अलाउ आवर चिल्ड्रन टू एसोसिएट विद बैड बॉयज। यानी एसोसिएट विद की बात हो रही है, इसका मतलब है कि बैड बॉयज के संगत में। तो यहां पर एसोसिएट विद का मतलब संगति में होने की बात करते हैं, तो यहां पर विद का यूज करते हैं। ऐसे ही विद का यूज जैसे कम विद योर फ्रेंड्स, कम विद योर फ्रेंड्स,
यानी अपने दोस्तों के साथ आइएगा तो साथ के अर्थ में भी विद का यूज करते हैं। तो ध्यान दीजिए विद का यूज अपने कहां कहां करते हैं। ओके, ये तो हुआ विद का यूज। अब अपने बात करते हैं विद के बाद। विद के बाद अगर हम बात आए तो अगेंस्ट की बात आती है। अगेंस्ट के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अगेंस्ट का मतलब तो किसी का सहारा लेकर के खड़े होना, अगेंस्ट द वॉल, अगेंस्ट द मिरर मैंने उदाहरण दिया था। मिरर के पास में कोई चीज रखी है तो अगेंस्ट द मिरर कहते हैं। बट यहां पर अगेंस्ट का अर्थ किसी के पक्ष में ना होना, किसी के विरोध में होने को भी अंग्रेजी में अगेंस्ट कहते हैं। कैसे कहते हैं? जैसे ही स्पोक अगेंस्ट द मोशन इन द डिबेट, अगेंस्ट द मोशन इन द डिबेट। डिबेट के अंदर जो मोशन चल रहा था, जो प्रस्ताव चल रहा था, उसके अगेंस्ट में बोला, यानी वो उसके विरोध में बोला, उसके पक्ष में नहीं बोला। तो यहां अगेंस्ट द मोशन हो गया है। जैसे सी लेफ्ट द हाउस अगेंस्ट द विशेस ऑफ हर पेरेंट्स, सी लेफ्ट द हाउस अगेंस्ट द विशेस ऑफ हर पेरेंट्स। अपने पेरेंट्स की विशेस के अगेंस्ट, उसके पेरेंट्स की विशेस नहीं थी, यानी उसकी पेरेंट्स की इच्छा नहीं थी, उसके विरोध में उसने घर छोड़ दिया। तो अगेंस्ट द विशेस हो गया कि नहीं? अगेंस्ट द विशेस का मतलब पेरेंट्स की इच्छा के विरुद्ध। Why are you contesting against your brother? Why are you contesting against your brother? आप अपने भाई के विरुद्ध क्यों कंटेस्ट में भाग ले रहे हो? यानी प्रतियोगिता में भाग अपने भाई के ही विरुद्ध क्यों ले रहे हो? तो ये अगेंस्ट का मतलब के विरुद्ध है, विपक्ष में। तो इसका अंग्रेजी में ये होता है, अगेंस्ट का मतलब विरुद्ध होता है। जैसे कहें आई आर्ग्यूड अगेंस्ट हिज प्रपोजल, आई आर्ग्यूड अगेंस्ट हिज प्रपोजल, मैंने उसके प्रपोजल, उसके प्रस्ताव के विरोध में तर्क दिया। तो यहां अगेंस्ट का प्रयोग किया गया, प्रस्ताव के विरोध में तर्क दिया। तो यहां ध्यान देना है। और एक बात मैं आपको बता दूं, जब तक आपकी वोकैबुलरी मजबूत नहीं होगी तब तक आप ऐसे प्रीपोजिशन जो मेंटल एटीट्यूड वाले हैं उनको सॉल्यूशन नहीं कर सकते हैं। इसलिए वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश की बुक्स पढ़ें, या ज्यादा से ज्यादा आप इंग्लिश की बुक तो पढ़ना ही पढ़ना है। इसके अलावा आपको ज्यादा से ज्यादा अगर न्यूज़पेपर मिल जाए तो दी बेस्ट, कोई स्टोरी मिल जाए इंग्लिश में वो पढ़ें, तो आप इसको अच्छी तरीके से कर सकते हैं। दूसरी बात, मेरे चैनल के अंदर वोकैबुलरी सेशन जो है उसका अलग से एक एक मिनट के वीडियोस हैं, जिसमें हम सिनोनिम्स करवाते हैं, एंटोनिम्स करवाते हैं। उसके अलावा उसमें फ्रेजल वर्ब्स होगी। उसके अलावा उसमें जो डिफरेंट मीनिंग वाले वर्ड्स हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आप चैनल के ऊपर जाकर के वो भी देख सकते हैं। आपकी वोकैब मजबूत होगी। वोकैब जब स्ट्रांग होगी तो आप इन प्रीपोजिशंस को, ग्रामर को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ओके, लेट अस स्टडी। आगे देखिए हैं अंडर का यूज। अंडर का अर्थ अब तक हमने जो पढ़ा वो नीचे पढ़ा कि सरफेस के नीचे, किसी भी ऑब्जेक्ट के नीचे कोई चीज है, उसकी नीचे है, बैठ रहा है कोई आदमी, तो अपने अंडर का यूज करते हैं। लेकिन यहां क्या करते हैं, कोई काम प्रगति के ऊपर है, या कोई मैटर जो है वो विचाराधीन है, तो अपने क्या कहते हैं, दी हाउस इज अंडर कंस्ट्रक्शन, दी हाउस इज अंडर कंस्ट्रक्शन, यानी घर जो है निर्माणाधीन है। तो अंडर कंस्ट्रक्शन का अर्थ होता है निर्माणाधीन, यानी अंडर कंस्ट्रक्शन का मतलब घर का काम प्रगति पर है, या घर जो है निर्माण के अधीन है। अंडर का मतलब के अधीन है, यहां पर सीधी सी बात है। द मैटर इज अंडर कंसिडरेशन, यानी मैटर जो है वो अंडर कंसिडरेशन है, मतलब विचाराधीन है। अंडर कंसिडरेशन का मतलब विचाराधीन है, ये विषय जो है वो विचाराधीन है। अंडर सबजुडिस भी बोलते हैं ना, अंडर सबजुडिस ये बोलते हैं, अंडर सबजुडिस मतलब न्याय, कोर्ट के अधीन है। अंडर सबजुडिस का मतलब क्या होता है, कोर्ट के अधीन है, यानी कोर्ट में ये विचाराधीन है, अंडर सबजुडिस बोलते हैं अपने। तो ये ध्यान में रखने वाली बातें हैं। अंडर का यूज कैसे करते हैं, किसी के अधीन कोई आदमी काम करता है तब भी अपने कहते हैं कि अंडर का यूज करते हैं। आफ्टर योर सिलेक्शन यू विल वर्क अंडर मी, आफ्टर योर सिलेक्शन यू विल
वर्क अंडर मी। अंडर मी का मतलब मेरे अधीन, यहां पर अंडर मी का मतलब मेरे नीचे नहीं है, यहां इसका अर्थ है मेरे अधीन आप काम करोगे, तो यहां अंडर का यूज हमने के अधीन के अर्थ में किया है। ऐसे ही आप कहें अंडर द टीचर्स वर्क अंडर द हेड मास्टर, द टीचर्स वर्क अंडर द हेड मास्टर, टीचर जो है हेड मास्टर के अंडर में काम करते हैं, तो यहाँ अंडर का यूज के अधीन के अर्थ में किया गया। तो ये भी ध्यान में रखना है कि अपने अंडर का यूज कहाँ करते हैं, क्या इसका मीनिंग निकलता है, तभी अपने इसका यूज कर सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं ओन की। जो ओन होता है, ओन के बारे में आप पढ़ चुके हैं कि कोई चीज खड़ी है, टच कर रही है किसी सरफेस को, तो अपने ओन लगाते हैं, ठीक है ना, ऊपर के अर्थ में इसका यूज किया जाता है। लेकिन ओन के अलग भी अर्थ होते हैं। किसी विषय के ऊपर, ऑन द टॉपिक बोलते हैं अपने, हैं, कैन यू गिव ए लेक्चर ऑन दिस टॉपिक, बोलते हैं ना, कैन यू गिव ए लेक्चर ऑन दिस टॉपिक, क्या आप इस टॉपिक के ऊपर एक लेक्चर दे सकते हैं। तो टॉपिक के विषय में, यानी यहाँ ऑन दिस टॉपिक का मतलब इस टॉपिक के विषय में आप लेक्चर दे, के विषय में, या टॉपिक पर का अर्थ क्या हुआ, इस टॉपिक के बारे में आप क्या अपना एक लेक्चर दे सकते हैं। तो ये ध्यान में रखना है, ऑन दिस टॉपिक का अर्थ ये हुआ। आई वॉन्ट टू रीड ए फ्यू बुक्स ऑन फिलोसफी, आई वॉन्ट टू रीड ए फ्यू बुक्स ऑन फिलोसॉफी, फिलोसॉफी के ऊपर मैं कुछ पुस्तकें, फिलोसॉफी के विषय में कुछ पुस्तकें पढ़ना चाहता हूं। तो इसका अर्थ के विषय में, पर नहीं है इसका अर्थ, के विषय में, यानी इस विषय के ऊपर हमें कुछ ना कुछ पुस्तकें पढ़ना चाहता हूं, विषय पर या विषय के बारे में। तो ओन का मतलब ये भी होता है, उनका मतलब ये नहीं कि टच ही करना होता है, ये दूसरी बात। अगर कोई आदमी किसी दल का सदस्य है तो भी हम ओन का यूज करते हैं। ही इज ऑन द बोर्ड ऑफ सिलेक्शन, ही इज ऑन द बोर्ड फॉर द सिलेक्शन ऑफ टीचर्स, जैसे बोलते हैं ही इज ऑन द बोर्ड ऑफ सिलेक्शन ऑफ टीचर्स, यानी इसका मतलब क्या हुआ, वो टीचर्स के सिलेक्शन बोर्ड का सदस्य है। ऑन द बोर्ड लिखा है ना, इसका मतलब वो इसका सदस्य है, मेंबर है। तो यहाँ का के अर्थ में ऑन का यूज हुआ। ऐसे ही कहें ही इज ऑन द स्टाफ, ही इज ऑन द स्टाफ। अब ऑन द स्टाफ का मतलब क्या, ऑन द स्टाफ ऑफ, अब ऐसे कहें ऑन द स्टाफ ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया एक न्यूज़पेपर, उसका स्टाफ है वो, है कहाँ, न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली। तो वो न्यू दिल्ली के अंदर वो क्या है, स्टाफ का मेंबर है, तो ऑन द स्टाफ बोलेंगे, इन द स्टाफ नहीं बोलेंगे, हैं, ऑन द स्टाफ बोलेंगे। ही इज ऑन द स्टाफ मतलब स्टाफ मेंबर है, तो ऑन द स्टाफ बोलते हैं, ना कि इन द स्टाफ बोलते हैं। तो ये भी ध्यान में रखने वाली बात है। तो ऑन द बोर्ड ऑफ सिलेक्शन ऑफ टीचर्स का मतलब क्या हुआ, वो टीचर वाले सिलेक्शन बोर्ड का मेंबर है, यानी उसका स्टाफ मेंबर है। तो कोई आदमी किसी का स्टाफ मेंबर होता है तब भी अपने ऑन का यूज करते हैं, इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखें। और कई बार क्या होता है कि ऐसे भी यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, जैसे कहें ऑन फायर। ऑन फायर का मतलब क्या होता है, आग लगी हुई है, मतलब कोई स्थिति बता रही है, कोई चीज स्थिति में है, तो अपने ऑन का यूज करते हैं। जैसे इसको हम कहते हैं द हाउस इज ऑन फायर, द हाउस इज ऑन फायर, वो घर, उस घर की आग लगी हुई है। ऑन फायर का मतलब उस घर की आग लगी हुई है, मतलब वो जल रहा है। ऑन फायर का मतलब ये हुआ कंटिन्यू, जल रहा है, कंटिन्यू टेंस के अंदर ऑन का यूज करते हैं। ऐसे ही कॉन्ग्रेचुलेट के बाद में भी ऑन का यूज करते हैं, जैसे यू मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट, यू मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट हिम ऑन हिज सक्सेस, वो आपको उसकी सक्सेस पर उसे कॉन्ग्रेचुलेट देनी चाहिए। तो कॉन्ग्रेचुलेट के बाद में भी अपने को ऑन ही लगाना है, ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है ना। कॉन्ग्रेचुलेट के बाद प्रोसीडिंग के बाद में भी, जैसे कहते हैं ही इज प्रोसीडिंग ऑन 7 days लीव, ही इज प्रोसीडिंग ऑन 7 days लीव, 7 days लीव, वो मतलब 7 दिन की छुट्टी पर है, मतलब उस समय उसकी स्थिति क्या है, वो कंटिन्यू में क्या है, तो इस बात को बताने के लिए अपने क्या करते हैं, ऑन का यूज करते हैं। तो जरूरी नहीं है ऑन का यूज टच के रूप में करें, मेंबर है किसी कमेटी का तो ऑन लगा देते हैं। ऑन का प्रयोग हमने पहले बताया कि के विषय के बारे में भी, के विषय पर
तो उसमें भी ऑन का यूज कर देते हैं। तो आपको इसे पूरा पूरा ध्यान में रखना है। अब अपने बात कर लेते हैं ऑन के बाद। ऑन के बाद हम बात कर लेते हैं टू की। हमने टू को पढ़ा, की और के अर्थ में टू का प्रयोग करते हैं। डेस्टिनेशन में जब कोई आदमी किसी डेस्टिनेशन की तरफ जाता है, किसी जगह की तरफ जाता है, तो हम टू लगाते हैं। और इसमें हमने प्रीपोजिशंस ऑफ मोशंस के अंदर ये बात पढ़ी थी। लेकिन अब आपको मेंटल एटीट्यूड की जब बात करते हैं, मानसिक दृष्टिकोण की बात करते हैं, तो कोई आदमी किसी के पास में आता है तो भी अपने कहते हैं कि कम टू मी, प्लीज कम टू मी, कृपया मेरे पास आइए, हैं, ऐसे बोलते हैं ना, प्लीज कम टू मी। इसका मतलब क्या हुआ, मेरे पास आइए। यहाँ टू का यूज कर दिया ना, यहाँ पर कम टू मी, मेरे पास आइए, तो टू का मतलब यहाँ के पास हो गया कि नहीं। ऐसे ही कहते हैं नाउ यू कैन सी हिम फेस टू फेस, नाउ यू कैन सी हिम फेस टू फेस। फेस टू फेस का मतलब क्या था, आमने सामने। इसका मतलब नजदीक से देख सकते हो, ये भी हो गया। तो फेस टू फेस यहां भी टू का यूज हो गया। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि टू का यूज हम करते कहां हैं? अच्छा, एक और बात बता देता हूं मैं आपको। कुछ वर्ड्स हैं, सीनियर, सीनियर के बाद टू लगाते हैं, जूनियर के बाद टू लगाते हैं, इंफीरियर के बाद टू लगाते हैं। ये एडजेक्टिव्स हैं। वो मेरे से सीनियर है, वो मेरे से जूनियर है, वो मेरे से घटिया है। सीनियर, जूनियर है। प्रीफर जो शब्द आता है, प्रीफर जो शब्द आता है, उसके बाद भी टू लगाते हैं, प्रीफर टू। इसी तरीके से प्रायर टू, प्रायर टू। ये जो सीनियर, जूनियर, इंफीरियर, प्रीफर, प्रायर, इनके बाद अपने टू का यूज करते हैं। कैसे? ही इज सीनियर टू मी इन सर्विस, ही इज सीनियर टू मी इन सर्विस, मतलब सर्विस में वो मेरे से सीनियर है। तो यहां टू का यूज हो गया कि नहीं? सीनियर देन लगाओगे तो गलत हो जाएगा, सीनियर फ्रॉम लगाओगे तो गलत हो जाएगा, हैं? ये आपको पूरी तरह से ध्यान। जूनियर टू मी इन रैंक, ही इज जूनियर टू मी इन रैंक, वो रैंक में मेरे से जूनियर है। तो यहाँ फ्रॉम लगाओगे तो गलत हो जाएगा। ये ज्यादातर एग्जाम में पूछा भी जाता है, ध्यान दीजिए। और एक बात बता देता हूं, जैसे कोई आदमी कहे कि मैं मतलब चाय की बजाय दूध को प्रीफर करता हूं, तो कहेंगे मिल्क इज प्रीफरेबल टू, मिल्क इज प्रीफरेबल टू टी। तो इसका मतलब क्या है, टी की बजाय चाय को मैं प्रीफर करता हूं, है। आई प्रीफर मिल्क टू टी, ये भी बोल सकते हैं। आई प्रीफर मिल्क टू टी, मतलब चाय की बजाय मेरे को दूध पसंद है। तो यहाँ ये दोनों प्रीफरेबल आ जाए तो भी टू लगाना है, ठीक है ना। और अगर प्रीफर आ जाए तो भी आपको टू लगाना है। प्रीफर का मतलब क्या है, यहाँ पर प्रेफरेंस देना, प्रायोरिटी देना, प्राथमिकता देना। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये हुआ आपका यूज ऑफ टू, ठीक है ना। टू के बाद अपने बात करते हैं ऑफ। अच्छा, ऑफ के बारे में आप बात कर चुके हैं, हमने बहुत सारी बातें कर ली। ऑफ मेड ऑफ गोल्ड, दिस रिंग इज मेड ऑफ कॉपर, ये रिंग जो है वो कॉपर की बनी हुई है। तो अपने ये कह सकते हैं कि मूल स्रोत, मूल उत्पत्ति, आपको यूं वो चीज दिखे जिससे वो बनी हुई है, तो अपने ये कहेंगे कि मेड ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे चेयर्स आर मेड ऑफ वुड, लकड़ी की चेयर है, तो अपने कहते हैं चेयर्स आर मेड ऑफ वुड, यानी कुर्सियां जो है वो लकड़ी की बनी हुई होती है, मेड ऑफ वुड। ऑफ लगा दिया ना, वुड दिख रही है? जब दिखता नहीं है तो अपने वुड नहीं लगाते, तो क्या लगाते हैं अपने, तब उस समय अपने फ्रॉम लगाते हैं, ठीक है ना, उसमें फ्रॉम लगाते हैं। जैसे ही कम्स ऑफ ए नोबल फैमिली, ही कम्स ऑफ अ नोबल फैमिली, वो एक नोबल फैमिली से आता है, नोबल फैमिली से संबंध रखता है। तो कम ऑफ का अर्थ भी क्या लगाते हैं, कम के बाद कोई आदमी किसी से रिलेटिव रखता है तो उसका ऑफ का यूज करते हैं। रिलेशंस के संबंध में भी ऑफ का यूज कर देते हैं। कोई व्यक्ति किसी बीमारी से मर जाता है,
तो अपने कहते हैं ही डाइड ऑफ कोलेरा, वो हैजा से मर गया। तो डाई के बाद ऑफ लगाते हैं, डाई ऑफ कैंसर, डाई ऑफ कोलेरा, डाई ऑफ टीबी है। ऐसे आप बहुत सारी बीमारियों के नाम भी लिख सकते हैं। डाइड ऑफ हंगर भी कह सकते हैं, सी डाइड ऑफ हंगर, वो भूख से मर गई। तो किसी चीज से के अर्थ में, हालांकि सारे लोग कहते हैं कि ऑफ का अर्थ होता है काके की, मैं नहीं कहता कि काके की नहीं होता है। जब हम निर्जीव वस्तु के ऊपर किसी वस्तु का अधिकार बताते हैं, जैसे दिस कंप्यूटर इज मेड, दिस कंप्यूटर इज, ऐसे नहीं, मैं कहता हूं कि ऑफ का प्रयोग कैसे करते हैं, जैसे लेग ऑफ द टेबल, मेज की टांग है, ऐसे ही वेल ऑफ द विलेज, गांव का कुआं। तो यहां पर क्या है, निर्जीव वस्तुओं का किसी वस्तु के ऊपर अधिकार बताते हैं तो ऑफ लगाते हैं। ठीक है ना। एपोस्ट्रोफी की जब हमने बात करी थी नाउन के अंदर, तो इसके बारे में हमने अच्छी तरीके से पढ़ा था। तो आप नाउन वाला चैप्टर देखिए, चैनल में देख जाकर के आप नाउन पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझाया हुआ मिलेगा। तो आप इस चैनल के अंदर नाउन वाला वीडियो अवश्य देखें। सी डाइड ऑफ हंगर, वो भूख से मर गई। अब स्थिर स्थिति के लिए भी अपने कहते हैं, स्थिर स्थिति के लिए, स्थिर स्थिति की बात करते हैं तो कैसे करते हैं, देखिए स्थिर स्थिति की बात अपने कैसे करते हैं अभी आपको बताते हैं। स्थिर स्थिति की, द सिनेमा हॉल इज फुल ऑफ, द सिनेमा हॉल इज फुल ऑफ स्पेक्टेटर्स, यानी सिनेमा हॉल जो है वो स्पेक्टेटर्स से भरा हुआ है, फुल ऑफ, यानी इस समय उसकी हालत क्या है वो बताने के लिए फुल ऑफ हो गया कि नहीं। ऐसे ही मेक ए गुड यूज ऑफ योर रिलेशंस, मेक अ गुड यूज ऑफ योर रिलेशंस, अपने संबंधों का सदुपयोग करो। का के अर्थ में भी इसका यूज किया जा रहा है, देखो ऑफ का यूज काके की के अर्थ में भी किया। आई एम अशेम्ड ऑफ माई क्लॉथ्स, अशेम के बाद कुछ वर्ड ऐसे हैं, आई एम अशेम्ड ऑफ माई क्लॉथ्स, मुझे मेरे कपड़ों पर शर्मिंदगी महसूस हो रही है, तो ऑफ लगा दिया ना, आई एम अशेम्ड ऑफ माई क्लॉथ्स, ठीक है ना। यहाँ ऑफ का अशेम्ड ऑफ, ठीक है ना। फॉन्ड ऑफ भी कहते हैं, ही इज फॉन्ड ऑफ स्वीट्स, वह मिठाई का शौकीन है, जैसे कहते हैं ही इज फॉन्ड ऑफ स्वीट्स, वह मिठाई का शौकीन है, तो फॉन्ड के बाद ऑफ लगा दिया ना। तो ऐसे आपको ध्यान में रखना है कि कहां अपने को ऑफ लगाना है, फॉन्ड ऑफ स्वीट्स, ऑफ का यूज कर दिया। ऐसे ही अफ्रेड के बाद में लगाते हैं आई एम अफ्रेड ऑफ दिस स्पिरिट, या यूं कहें दिस साइट, आई एम अफ्रेड ऑफ दिस साइट, मैं इस साइट, इस साइट पर मुझे डर लगता है, इस दृश्य से मुझे डर लगता है, तो यहां ऑफ लग गया ना, अफ्रेड ऑफ। अफ्रेड के बाद में भी ऑफ का यूज करते हैं, ठीक है ना। अशेम्ड ऑफ, अफ्रेड ऑफ है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। किसी वस्तु पर किसी का अधिकार हो तो का के अर्थ में भी ऑफ लगाते हैं, ये अपने पढ़ चुके हैं। वैसे भी अब मैं कह सकता हूं लेग ऑफ द टेबल, यानी टेबल की टांग। ऐसे ही कैप्टेन ऑफ द टीम, टीम का कप्तान। ऐसे मैं कह सकता हूं बैट ऑफ माई टीम, मेरी टीम का बैट। तो ये चीजें जो है हम ऑफ का यूज कर सकते हैं। कब ऑफ का यूज निर्जीव वस्तु के लिए, निर्जीव वस्तु के लिए करते हैं और संबंध बताने के लिए करते हैं, ठीक है ना। तो ये मैंने मोटा मोटी ऑफ का यूज आपको बता दिया है, ठीक है ना। तो इसको आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे और जितना आप पढ़ेंगे आपको उतना ही ज्यादा इनके बारे में ज्ञान होता चला जाएगा। ओके, अब अपने ऑफ का एक ऑफ और होता है, देखिए इसी ऑफ को मैं डबल एफ में कर देता हूं। इसका ऑफ का मतलब, इस ऑफ का मतलब होता है हटना, अलग होना। इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो अलग होना होता है। द कॉर्क इज ऑफ द टेबल, कहें द कॉर्क इज ऑफ द बोतल, यानी बोतल पर ढक्कन नहीं लगा हुआ है, ऑफ द बोतल, सॉरी, और डबल एफ लगाना था, यानी कॉर्क इज ऑफ द बोतल। इसका मतलब बोतल का ढक्कन खुला है, इसका मतलब यह है बोतल का कॉर्क जो है वो खुला हुआ है, हटा हुआ है। श्याम हैज फॉलन ऑफ द ट्री, जैसे कहें श्याम हैज फॉलन ऑफ द ट्री, यानी श्याम पेड़ से गिर गया, तो पेड़ से वो अलग हो रहा है ना,
इसलिए अलग होने के अर्थ में ओ डबल एफ ऑफ लगाएंगे, ऑफ लगाएंगे। डू नॉट हैव योर मूड ऑफ, या यू कहते डू नॉट हैव योर मूड ऑफ, डू नॉट हैव योर मूड ऑफ, अपने मूड को ऑफ मत करो। मूड मिजाज जो होता है उसको ऑफ करने का मतलब होता है कि मूड खराब हो जाने को अंग्रेजी में मूड ऑफ कहते हैं। डोंट गो ऑफ द ट्रैक, ऑफ का मतलब हटना भी होता है, डोंट गो ऑफ द ट्रैक, ट्रैक से मत हटिए, इन योर स्पीच, अपने स्पीच में ट्रैक से मत हटिए, यानी कि जिस विषय पर आप भाषण दे रहे तो उसी विषय पर भाषण चलाते रहिए। गो ऑफ का मतलब मत हटिए, अपने ट्रैक से मत हटिए, तो ऑफ हो गया। ऐसे ही अपने कहते हैं ना स्विच ऑफ द टीवी, कहते हैं ना, यूं क्यों कहते हैं? क्योंकि स्विच ऑफ में कोई चीज अलग हो रही है, स्विच अलग हो रहा है करंट वाले तार से, तो इसका मतलब यहां भी ऑफ लगाते हैं। ऐसे ही अपने कहते हैं टर्न ऑफ द टैप, टर्न ऑफ द टैप, टूटी बंद करो, इसका मतलब क्या हो रहा है? वहां कोई कनेक्शन हट रहा है तो टर्न ऑफ हो रहा है ना। ऑफ का मतलब क्या होता है? बंद करने से भी होता है। तो यहां ओ डबल एफ का मतलब, ऑफ का मतलब बंद करना, खराब कर देना, ये चीजें अलग होना, ऐसी बातें को आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। ओके, अब अपने बात कर लेते हैं अबाव। हालांकि अपने अबाव का यूज कर चुके हैं। अबाव का मतलब होता है से ऊंचा, कंपैरिजन करने के लिए, कल ही हमने पढ़ा था। अबाव का यूज किया था, लेकिन अधिक के अर्थ में भी इसका यूज करते हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल इज अबाव 400, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन माई स्कूल इज अबाव 400। मेरे स्कूल में जो स्टूडेंट्स की संख्या अबव 400 है, मतलब 400 से ज्यादा है, तो यहां पर अबव लगा दिया ना, लगा दिया अबव, तो 400 से ज्यादा इसका अबव 400 हो गया। ही सेल्स थिंग्स अबव द मार्केट प्राइस, ही सेल्स द थिंग्स अबव, ही सेल्स द थिंग अबव द मार्केट प्राइस। वो मार्केट प्राइस से ज्यादा पर, से ज्यादा के अर्थ में अबव का प्रयोग होता है। मार्केट प्राइस से ज्यादा पर वस्तुएं बेचता है तो अबव द मार्केट प्राइस हो गया। इसी तरीके से कैंडिडेट अबव द एज ऑफ 18, कैंडिडेट अबव द एज ऑफ 18 कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, यानी 18 साल से उम्र ऊपर के बच्चे, अबव का मतलब ऊपर के कैंडिडेट जो है इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अबव से ऊपर, से ज्यादा, तो से ज्यादा के अर्थ में अबव का प्रयोग हुआ कि नहीं? आई वे अबव 68 किलोग्राम, आई वे अबव 68 किलोग्राम, मेरा वजन 68 किलोग्राम से ज्यादा है, तो हो गया कि नहीं? तो ध्यान देना है आपको कि हम कैसे यूज करते हैं अबव को। अबव का मतलब होता है से ज्यादा, से ज्यादा, से ऊपर। अबव और बिलो इसका बिल्कुल उल्टा होता है। आई वे अबव, अब ये भी हो सकता है से ज्यादा, से ऊपर भी होता है। डोंट स्पेंड अबव योर मीन्स, डोंट स्पेंड अबव योर मीन्स, यानी आप अपनी जितनी कमाई है उससे ज्यादा खर्चा मत करो। तो अबव योर से परे, यानी कमाई से ज्यादा, जितने साधन आपके पास उससे ज्यादा खर्चा मत करो। तो ये क्या हुआ? अबव का यूज हुआ। इस तरीके से अपने अबव का प्रयोग कर सकते हैं। और इसका बिल्कुल उल्टा होता है बिलो, इसका बिल्कुल उल्टा होता है बिलो। बिलो का मतलब से कम भी होता है। बिलो का मतलब से कम भी होता है। आपने बिलो मतलब से नीचे के अर्थ में पढ़ा है। मैं अगर बिलो की बात करूं तो बिलो का मतलब no student who is below 18 years can vote in this election। इस इलेक्शन में जिसकी उम्र 18 साल नहीं हुई वो वोट नहीं कर सकता। तो बिलो 18 ईयर्स हो गया ना। बिलो का मतलब क्या हुआ? से कम हुआ। बिलो का अर्थ हुआ
से कम। तो यहां पर आप अबव का बिल्कुल उल्टा, जैसे योर वेट इज बिलो 50 किलोग्राम। आपका वेट जो है वो बिलो 50 किलोग्राम है, मतलब क्या है, 50 किलोग्राम से कम है। तो से कम के अर्थ में अपने क्या कर दिया, बिलो का यूज कर दिया। तो इस तरीके से अपने बिलो का यूज करते हैं। तो ये तो हमने पढ़ा बिलो। अब हम कुछ और पढ़ते हैं। और ऐसे प्रीपोजिशंस हैं जिनको अलग अलग सेंस में अलग अलग यूज करते हैं। जैसे कहें कि मैं ये कहूं आर्ग्यू, एक वर्ड है आर्ग्यू, आर्गू के साथ, आर्ग्यू का मतलब होता है तर्क करना है, या बहस करना, या यूं कहें विवाद करना। आर्ग्यू अगेंस्ट का मतलब होता है किसी विषय के विरुद्ध तर्क करने को आर्ग्यू अगेंस्ट कहते हैं। तो जैसे इसको वाक्य में प्रयोग करें तो यू विल आर्गू अगेंस्ट द डवरी सिस्टम। मतलब दहेज प्रथा के विरोध में आप तर्क वितर्क करोगे, आर्गू अगेंस्ट हो गया ना। तो यहां पर आर्ग्यू अगेंस्ट का मतलब दहेज प्रथा एक टॉपिक है, उस टॉपिक के विरोध में वो तर्क दे रहा है, तो ये क्या हुआ, आर्गू अगेंस्ट हो गया। अच्छा, अब अपने कहें आर्ग्यू विद, ये कहें डोंट आर्गू विद योर ब्रदर्स। अपने भाई के साथ मतलब तर्क मत करो, यानी डोंट आर्ग्यू विद योर ब्रदर। आर्गू विद का मतलब होता है कि ये किसी व्यक्ति से कर रहा है तो विद लगाएंगे, आर्गू विद। अगर वो किसी विषय पर कर रहा है तो अगेंस्ट लगाएंगे। और देखिए किसी बात के पक्ष में तर्क कर रहा है तो फॉर लगाएंगे। जैसे ही आर्गू फॉर दी डवरी सिस्टम। उसने डवरी सिस्टम के पक्ष में अपना तर्क दिया, इसका मतलब फॉर। तो किसी के पक्ष में बात कर रहा है तो आर्गू फॉर, किसी व्यक्ति के साथ कर रहा है तो आर्गू विद, और किसी विषय के बारे में बात कर रहा है, किसी विषय के पक्ष में विपक्ष में बात कर रहा है तो आर्ग्यू अगेंस्ट। तो देखिए स्थिति के अनुसार, अकॉर्डिंग टू मीनिंग, हम क्या करते हैं, प्रीपोजिशन को चेंज करते हैं। और मैंने पहले भी बताया कि आपको जब तक इसका मीनिंग नहीं आएगा, जब तक आपकी वोकैबुलरी अच्छी नहीं होगी, तब तक आप प्रीपोजिशन ढंग से नहीं कर सकते। और प्रीपोजिशन ढंग से कर लिया तो मतलब सब कुछ कर लिया। अब अपने बात कर रहे हैं अपोलोजाइज। जैसे अपोलोजाइज, ये वर्ड आता है अपोलोजाइज फॉर होता है और अपोलोजाइज टू होता है। जैसे देखिए अपोलोजाइज फॉर का मतलब होता है कि किसी बात पर क्षमा मांगते हैं। जैसे सोहन अपोलोजाइज्ड फॉर हिज मिस्टेक। उसने अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी, तो बात के ऊपर क्षमा मांग रहा है ना। अपोलोजाइज्ड फॉर, बात के लिए क्षमा मांग रहा है, फॉर। और अपोलोजाइज टू का मतलब किसी व्यक्ति से क्षमा मांगना। जैसे सोहन अपोलोजाइज्ड टू हिज फादर, मतलब अपने पिताजी से क्षमा मांगी है उसने, तो अपोलोजाइज टू हो गया। तो ये भी ध्यान रखना है, अपने प्रीपोजिशन गलत यूज करते हैं तो उसका मीनिंग भी अलग निकलता है। अपोलोजाइज फॉर अलग होता है, अपोलोजाइज टू का मीनिंग अलग होता है। तो इसको पूरा ध्यान से देखना है आपको। अगर आपने प्रीपोजिशन गलत कर दिया तो मीनिंग भी गलत निकलेगा, ठीक है ना। तो ये अच्छे तरीके से आपको समझना है। ऐसे ही एक वर्ड आता है एग्री। एग्री पर ध्यान दीजिए, एग्री विद का मतलब क्या होता है, व्यक्ति से सहमत होना। एग्री विद मोहन से सहमत हो गए, एग्री विद मोहन। इसका मतलब आप किसी व्यक्ति से सहमत हो रहे हो, एग्री विद का मतलब ये हुआ। एग्री मतलब सहमत होता है। और एग्री टू कह रहे हो तो एग्री टू हिज
प्रोपोजल, वो आप किसी प्रस्ताव से सहमत हो रहे हो। आई एग्री टू हिज स्कीम, उसकी योजना से सहमत हो रहे हो। एग्री टू, ठीक है ना, एग्री टू का मतलब किसी प्रस्ताव से सहमत हो रहे हो। किसी के दृष्टिकोण से सहमत हो रहे हो, एग्री इन हिज व्यू, आप उसके दृष्टिकोण से सहमत हो रहे हो तो एग्री इन का प्रयोग करते हैं। और किसी विषय पर सहमत हो रहे हो तो एग्री ऑन दिस टॉपिक, इस टॉपिक पर सहमत हो रहे हो तो एग्री ऑन। यानी किसी प्रस्ताव पर सहमत हो रहे हो तो टू, किसी दृष्टिकोण से सहमत हो तो इन, किसी टॉपिक पर सहमत हो रहे तो एग्री ऑन का यूज करेंगे। तो ये ध्यान रखना है एग्री का प्रयोग कैसे करते हैं। एग्री टू, एग्री इन, एग्री ऑन, ऐसे अलग अलग टॉपिक के ऊपर अलग अलग बातें होगी। तो हर एक विषय को आप अच्छे तरीके से समझें। अफ्रेड के बारे में अपने बात कर चुके हैं। ऐसे ही एंग्री एट होता है। एंग्री एट का मतलब होता है किसी बात पर नाराज हो जाना। जैसे कहें सी वॉज एंग्री एट माई प्रोपोजल, वो मेरी प्रस्ताव पर नाराज होगी, मैंने जो प्रस्ताव रखा उस पर नाराज होगी तो एंग्री एट, वो 12 बात के ऊपर नाराज हो गई तो एंग्री एट, एंग्री के साथ एट हो गया। एंग्री विद कहां लगाते हैं, किसी व्यक्ति से नाराज होने हैं। तो जैसे दे वर एंग्री विद मी, वो मेरे से नाराज हो गए तो विद मी, यहां पर वो व्यक्ति से नाराज हो रहे हैं तो एंग्री के साथ विद लगाएंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, कहां विद लगाना है, कहां पर एट लगाना है। अब अभी थोड़ी देर पहले अपने ऑफ का यूज पढ़ा था कि नहीं। ऑफ में हम एनवियस शब्द आता है, एनवियस ऑफ। एनवियस ऑफ का मतलब होता है किसी से ईर्ष्या करना, किसी दूसरे की वस्तु से जलन हो जाती है, ईर्ष्या होती है, वस्तु से जलन होती है एनवियस में। तो जैसे कहते हैं दे वर एनवियस ऑफ देयर कार, उनको उनकी कार से जलन हो गई, कार से ईर्ष्या हो गई तो एनवियस ऑफ। ऑफ का मतलब था कार से, घर से। तो किसी वस्तु से जब जलन होती है तो हम एनवियस ऑफ लगाते हैं। रेडी की बात कर रहे हैं, रेडी शब्द हमेशा ही याद हो। रेडी के लिए क्या होता है, रेडी की शब्द करते हैं तो रेडी फॉर होता है, रेडी फॉर। हम हमेशा किसी चीज के लिए तैयार होते हैं, मतलब किसी काम के लिए तैयार होते हैं तो रेडी फॉर होते हैं। तो रेडी फॉर दिस कैंपेन, आप इस कैंपेन के लिए तैयार रहिए। कैंपेन मतलब अभियान, आप इस अभियान के लिए तैयार रहिए तो रेडी फॉर दिस कैंपेन। तो किसी काम के लिए हमेशा हमें को रेडी फॉर दिस कैंप, इस कैंप के लिए तैयार, रेडी फॉर। तो रेडी फॉर काम के लिए होता है, ठीक है ना। तो काम के लिए जब हम तैयार होते हैं तो रेडी फॉर लगाते हैं। ओके, कुछ नाउन्स भी ऐसी, ये तो हमने वर्ब पढ़ी, यानी ये वर्ब्स थी और वर्ब के साथ एक प्रीपोजिशन लगने से उसका मीनिंग चेंज होता है। वैसे ही कुछ नाउन्स होती है, उस नाउन्स के साथ में अगर अलग प्रीपोजिशन लगा देते हैं तो फिर उसका अर्थ चेंज होता है। जैसे कहें कंप्लेंट अगेंस्ट, कंप्लेंट अगेंस्ट मतलब कोई व्यक्ति होता है उसके विरुद्ध शिकायत होती है तो कंप्लेन अगेंस्ट होती है। और कंप्लेंट अबाउट, अबाउट का मतलब होता है किसी के बारे में शिकायत। जैसे अपने इसको उदाहरण दें, कंप्लेंट अगेंस्ट द टीचर, टीचर के विरुद्ध शिकायत करी, ठीक है ना। और अगर इसी को कहें कंप्लेन अबाउट मैथमेटिक्स, यानी मैथमेटिक्स की शिकायत की, इसका मतलब मैथमेटिक्स उनको समझ में नहीं आ रहा है, मैथमेटिक्स की शिकायत है। तो अबाउट का मतलब क्या है, किसी विषय के बारे में शिकायत हो रही है। अगेंस्ट का मतलब किसी व्यक्ति के बारे में, किसी व्यक्ति के विरुद्ध शिकायत हो रही है। तो ये कंप्लेंट के साथ, कंप्लेंट एक नाउन है तो इसके साथ भी यूज किया जाता है। ऐसे ही डिजायर फॉर होता है, डिजायर फॉर होता है किसी वस्तु के लिए लालसा होती है। जैसे डिजायर फॉर मतलब वस्तु की इच्छा होती है। दे डिजायर फॉर अ कार, उन्होंने कार की इच्छा की तो डिजायर्ड फॉर ए कार, ठीक है ना। डिजायर फॉर भी होता है, ऐसे ही कहते हैं नेसेसिटी फॉर, किसी वस्तु की जरूरत होती है तो भी नेसेसिटी फॉर कहते हैं। नेसेसिटी फॉर आवश्यकता होती है, नेसेसिटी फॉर अ फ्रीज,
नेसेसिटी फॉर ए रेफ्रिजरेटर बोल दो, रेफ्रिजरेटर की नीड है तो नेसेसिटी फॉर लगाते हैं। ऐसे ही हम एक और पूछते हैं, ग्रेटिट्यूड फॉर होता है किसी बात के लिए, ग्रेटिट्यूड फॉर हिज हेल्प, उसकी सहायता के लिए हम उसके आभारी हैं। और ग्रेटिट्यूड टू द चेयरपर्सन, हम चेयरपर्सन के आभारी हैं। इसका मतलब व्यक्ति के प्रति आभारी हैं तो टू लगाएंगे, और किसी बात के प्रति आभारी हैं तो फोर लगाएंगे। तो ग्रेटिट्यूड टू और ग्रेटिट्यूड फॉर, इन दोनों में भी फर्क है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, ताकि आपका कंपटीशन भी क्लियर हो, आपका किसी प्रकार का एग्जाम हो वो भी क्लियर हो। थैंक यू वेरी मच।